एक बूढ़ा आदमी मर रहा है, उसके विचार भटक रहे हैं। उसे याद आता है कि वो एक अर्थलिंग है, एक सभ्य दुनिया का व्यक्ति है। अपने बिस्तर पर स्ट्रगल करते हुए वो अपनी ओरिजिन्स के बारे में सोचता है। एक यंग वुमन उसे दुख भरी निगाहों से देखती हुई आती है। वो उसे बूढ़ा आदमी सेयो कहती है और बताती है कि उसकी माँ ने उसे खाना लाने के लिए भेजा है। एक कमजोर आवाज में वो उसे धन्यवाद देता है। महिला गर्म बंस का एक कटोरा नीचे रखती है और उसे बताती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस उम्मीद करती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और उनके लिए फिर से अपना सोप बना पाएगा। उसके जाने के बाद वो बर्फीले और तेज हवा वाले लैंडस्केप में चलती हुई दूर चली जाती है। उसके फुटप्रिंट्स उसके पीछे छूट जाते हैं। एक बार फिर अकेला लेटा हुआ बूढ़ा आदमी अपने विचारों में खो जाता है। वो एक सभ्य दुनिया का अर्थलिंग है। उसे एक दर्दनाक खांसी आती है और वो खून थूकता है। उसे एहसास होता है कि 50 साल हो गए हैं, 50 लंबे साल जब से वो इस शापित जगह पर गिरा है। वो उस दिन को याद करता है जब ये सब शुरू हुआ था। वो अपने कॉलीग्स को, जिनमें डायरेक्टर किम भी शामिल थे, एक कंपनी वर्कशॉप में ले जा रहा था जब उनकी वैन अचानक एक जोरदार लैंडस्लाइड में फंस गई। जब उसे होश आया तो वो और उसके सहकर्मी एक अजीब नई दुनिया में थे। ये मिथिकल बीस्ट्स की जगह थी, जैसे 3 पूंछ वाला एक विशाल फॉक्स और एक मैसिव 2 सिर वाला लाल सांप। यहाँ तक कि ऐसे आदमी भी थे जो उड़ सकते थे, स्टनिंग पहाड़ी लैंडस्केप के ऊपर आसमान में उड़ते हुए। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वे सीधे उन जिया नॉवेल्स की दुनिया में गिर गए थे जिन्हें वो कभी कभी पढ़ता था। फिर भी इस बिजार सिचुएशन में भी उसे फीलिंग थी कि उसके सहकर्मी लोकल लोगों से बेहतर अडेप्ट करेंगे और जिएंगे। उन सभी में से सिवाय उसकी रिकलेक्शंस जारी हैं। पावरफुल सेज लाइक बीइंग्स स्वर्ग से उतरे जो उसके सहकर्मियों के पास मौजूद मिथिकल टैलेंट से आकर्षित हुए थे। उनकी एबिलिटीज से ऑस्ट्रक होकर सेजेस ने उनमें से हर एक को अपने साथ ले लिया, तूफानी आसमान में उड़ते हुए शानदार ड्रैगन्स के साथ। आखिरकार केवल वो और डायरेक्टर किम ही पीछे रह गए इस अजीब दुनिया में अबैंडन्ड। उन्होंने देखा जैसे उनके पुराने कॉलीग्स चले गए, उन्हें एक अनजान शहर में छोड़कर। वो मानता है कि कुछ समय के लिए उन्होंने उम्मीद रखी थी कि उनके पास भी कुछ छिपी हुई स्पेशल पावर हो सकती है, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि उनके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं थी। अपने सराउंडिंग्स के बारे में कोई नॉलेज न होने और ऑफर करने के लिए कोई टैलेंट न होने के कारण वे केवल ग्रूलिंग मैनुअल लेबर करके, ईंटें ढोकर और कुल्हाड़ी से पत्थर तोड़कर ही सर्वाइव कर सकते थे। इस नई मुश्किल भरी जिंदगी में 6 महीने बीत गए। उसे याद आता है वो दिन जब डायरेक्टर किम आखिर में थक गए थे, ये अनाउंस करते हुए कि वो ऐसी कठिन जिंदगी नहीं जी सकते। किम ने अपनी सारी सेव की हुई मनी एक 3rd रेट मार्शल आर्ट्स बुक पर खर्च कर दी जो उन्हें सड़कों पर बिकती मिली थी। यंग मैन को सरप्राइजिंग रूप से डायरेक्टर किम एक नेचुरल थे। उन्होंने रिलेंटलेसली ट्रेन किया और केवल 3 महीनों में उन्होंने टेक्निक्स को मास्टर कर लिया। एक फॉर्मिडेबल मार्शल आर्टिस्ट बन गए जो एक साथ कई ओपोनेंट्स को आसानी से हरा सकते थे। वह प्रोग्रेसिवली अधिक एडवांस्ड फाइटिंग स्टाइल सीखते हुए नेशन की सेवा करने लगे। एक ट्रूली पावरफुल वॉरियर बनने के बाद उन्होंने वाइडर मार्शल आर्ट्स की दुनिया जेंगू में अपना नाम बनाने के लिए निकलने का फैसला किया और इस तरह डायरेक्टर किम चले गए, उसे अकेला टॉयल करने के लिए छोड़कर। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसके साथ भी कुछ स्पेशल हो सकता है, लेकिन उम्मीद फेडिंग हो जाती है। प्रेजेंट में वापस बूढ़ा आदमी अपने कैल्स टूटे हुए हाथों को देखता है। उसे एहसास होता है कि अंत तक उसके साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी एक जोरदार खांसी से टूट जाता है, खून फर्श पर थूकता है। 50 लंबे सालों के बाद वो रिफ्लेक्ट करता है कि अब वो सिर्फ एक कमजोर बूढ़ा आदमी है जो एक सिंपल कोल्ड से मर रहा है। अर्थ से होने के बावजूद ये उसकी मिजरेबल रियलिटी है। उसे याद आता है कि उसने जीने के लिए कितनी मेहनत की। उसने भाषा और लिखना सीखा, उसने मुश्किल से गुजारा किया, आखिरकार एक छोटा सा लैंड खरीद कर और अपने हाथों से एक घर बनाया। उसे थोड़ी सफलता तब भी मिली जब उसने लाई से सोप बनाना शुरू किया। एक ऐसी दुनिया में जो मेडिवल चाइना जैसी थी, सोप एक नया और पॉपुलर कॉन्सेप्ट था और उसने कुछ डिसेंट मनी कमाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी उससे छीन लिया गया। उसे याद है कि वो अपने सामान को बिजी मार्केट से ले जा रहा था जब चोरों ने उसकी रेसिपी चुरा ली। उनके थग्स ने उसे भगा दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो कम्पीट न कर सकें। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। जैसे ही उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर हवा तेज होती है, बूढ़ा आदमी मौत का इंतजार करते हुए लेटा रहता है। इस दुनिया से अटली रिजेक्टेड महसूस कर रहा है। एक डार्क फिगर उसे टॉन्ट करता हुआ लगता है, पूछ रहा है कि वो क्या करना चाहता था। वो एंग्विश में अपने खूनी दांत भींचता है, सोचता है कि उससे और क्या उम्मीद की जा रही थी। अपने दिमाग में चिल्लाता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं क्योंकि वो सवाल करता है कि उसे अपने सहकर्मियों की तरह क्यों नहीं चुना गया। वो समझ नहीं पाता कि क्यों, भले ही वो जानता है कि वो स्पेशल नहीं है, उसे बार बार सब कुछ छीनने का एंड्योर करना पड़ा। उसके पास अब अपनी आंखें खुली रखने की भी एनर्जी नहीं है। उसकी दृष्टि फेडिंग हो जाती है, बाहर के बर्फीले पेड़ ब्लर हो जाते हैं। अपने आखिरी पलों में वो सोचता है कि अगर उसके पास थोड़ी और पावर होती तो शायद उसे जीवन में और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। उसके विचार साइलेंस में खो जाते हैं। इस तरह उसकी मौत हो गई, लेकिन फिर एक ब्राइट लाइट उसे घेर लेती है। वो हांफता है। अचानक वो फिर से यंग है, एक सनलिट फील्ड में लेटा हुआ है। कंफ्यूज्ड वो बैठ जाता है और सोचता है कि वो अभी भी अलाइव क्यों है। वो खुद को देखता है और महसूस करता है कि उसने वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने अर्थ पर पहने थे। उसके चारों ओर उसके सहकर्मी भी उठ रहे हैं, ग्रॉगी और डिसोरिएंटेड। एक को हेडेक की शिकायत है जबकि दूसरा पूछता है कि वे कहाँ हैं। उन्हें देखकर उसे अचानक एक रियलाइजेशन होती है। वो अब समझ गया कि उसे इस दुनिया में
में बिना पावर्स के नहीं लाया गया था। अपने पुराने कॉलीग्स को घूरते हुए वो जानता है कि उसने रिग्रेशन की पावर प्राप्त कर ली है। एक सनलिट फॉरेस्ट क्लियरिंग में प्रोटैगनिस्ट के कॉलीग्स में से एक डाजेडली चारों ओर देखता है, कहता है कि बस कुछ ही देर पहले वे एक कंपनी ट्रिप पर थे। वो आदमी जिसका नाम सीओ यूनियान है जानता है कि ये सच है। वो उसी पहले दिन लौट आया है जब वो और उसके सहकर्मी इस अजीब दुनिया में गिरे थे। उसे वो लैंडस्लाइड याद आता है जिसने उनके वाहन को टक्कर मारी थी और उसके बाद की ब्राइट लाइट। हालांकि 50 साल बाद स्पेसिफिक डिटेल्स फजी हैं, विचारों में खोया हुआ वो सोचता है कि अब रिग्रेशन के बाद क्या करना है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि ज्यादातर हीरोज और रिग्रेशन स्टोरीज में एक्सप्लॉइट करने के लिए इनवैल्यूएबल फ्यूचर नॉलेज होती है, लेकिन उसके पास एकमात्र यूजफुल इन्फॉर्मेशन सोप कैसे बनाना है यही है। उसके विचार अचानक रुक जाते हैं जब उसका सेक्शन चीफ उसे कॉलर से पकड़ लेता है, उसका पूरा नाम चिल्लाते हुए मैनेजर सीओ यूनियान। स्टार्टल्ड होकर सीओ यूनियान अपोलोजाइज करता है, ये बताते हुए कि वो बस सरप्राइज था। एंग्री आदमी सुनता नहीं है और उसे फोर्सफुली पीछे धकेल देता है। दूसरे सहकर्मियों के देखते ही सेक्शन चीफ सीओ यून हियान के ऊपर खड़ा हो जाता है, उसे इडियट कहता है और उस पर पहाड़ के किनारे गाड़ी चलाते समय डोजिंग ऑफ का आरोप लगाता है। कहता है कि उसने लगभग उन सभी को मार डाला था। यून हियान अचंभित रह जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो इस कॉन्फ्रंटेशन के बारे में भूल गया था। उसे किसी ने मैनेजर सीओ कहकर पुकारा था। इतनी देर हो चुकी थी कि उसे तुरंत ये रजिस्टर नहीं हुआ कि वो आदमी उससे बात कर रहा था। सेक्शन चीफ जियान मुन फिर उसे वापस मिलते ही उसे फायर करने की धमकी देता है। यून हियान चुपचाप गुस्से में है। उसे याद आता है कि मुन कितना जर्क है। उसे याद है कि मोंग हुम उनकी कंपनी SJD के एक मैनेजिंग डायरेक्टर का नेफ्यू है और 32 साल की उम्र में पूरी तरह से नेपोटिज्म के जरिए सेक्शन चीफ बन गया था। एक और कोलीग इंटरवीन करने की कोशिश करता है, मुन को रुकने के लिए कहता है और ये आर्ग्यू करता है कि यूनियन लैंडस्लाइड से बच नहीं सकता था, लेकिन मुन उसे एक तरफ धकेल देता है, इंसिस्ट करता है कि ये यूनियन की गलती है क्योंकि वो डोजिंग ऑफ कर रहा था। अपने घुटनों पर बैठकर यून हियान खुद से मानता है कि उसने डोज ऑफ किया था, लेकिन उसकी एग्जॉशन का कारण उसे नए सिरे से गुस्से के साथ याद आता है क्योंकि जियान मोंग हुम ने अपना सारा काम उस पर डाल दिया था। उसे खत्म करने के लिए पूरी रात जागने पर मजबूर किया था। उसके होंठ पर खून का निशान लिए यूनियन को एक और क्रूशियल डिटेल याद आता है। मोंग हुम को खुद ड्राइविंग का इंचार्ज होना चाहिए था, जबकि उसका कॉलीग रेज जारी रखता है चिल्लाते हुए और यून हियान को उन सभी को स्ट्रैंडेड करने के लिए दोषी ठहराते हुए। पिछले 50 सालों की यादें उसके दिमाग में वापस आ जाती हैं। उसे याद है कि पहली बार जब ऐसा हुआ था तो वो इतना शॉक्ड और कंफ्यूज था कि उसने बस अपना सिर झुकाया और जियान म्योंग हुम से अपोलोजाइज किया, ये मानते हुए कि गलती उसकी थी। उस एक एक्ट ने उसके अगले 50 सालों के लिए टोन सेट कर दिया, एक ऐसा जीवन जो अपोलोजाइजिंग और सबमिटिंग में बीता। उसे याद है कि उसने उन बैंडिट्स के सामने सिर झुकाया जिन्होंने उसे लूटा था, एक स्नीयरिंग मार्शल आर्टिस्ट के सामने जिसने उसका मजाक उड़ाया था और एक करप्ट ऑफिशियल के सामने जिसने टैक्सेस के नाम पर उसकी हर चीज जब्त कर ली थी। लेकिन जीवन भर अपने गुस्से को निगलने के बाद उसने कुछ सीखा है। वो जानता है कि उन लोगों के सामने अपना टेम्पर रोकना बुद्धिमानी है जिन्हें वो ट्रूली हैंडल नहीं कर सकता। हालांकि इस बार अलग है, उसका एक्सप्रेशन रिजॉल्व के साथ सख्त हो जाता है। वो ऊपर देखता है और कामली अपने सुपीरियर को संबोधित करता है, उसे सेक्शन चीफ जियान कहकर बुलाता है। एक नई कॉन्फिडेंस के साथ यून हियान मून को बताता है कि जबकि वो उसके गुस्से को समझता है, अब उंगली उठाने का समय नहीं है। एनरेज्ड मून आगे बढ़ता है, गालियां देता है और पूछता है कि क्या यूनियन झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार यूनियन फ्लिंच नहीं करता। वो जानता है कि उसे अब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है जिसे वो हैंडल कर सकता है। फिर वो पंच करता है और अपनी मुट्ठी मून के जबड़े में मारता है, उसे पीछे धकेल देता है। उसके सहकर्मी शौक में घूरते हैं, जो अभी हुआ था उस पर स्पीचलेस हैं। अपने गिरे हुए बॉस को देखते हुए यूनियन रिफ्लेक्ट करता है कि अपने पिछले जीवन में उसे अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट ने पीटा था। वो जानता है कि इस नए जीवन में वो चीजें डिफरेंटली कर सकता है। यून हियान मोंग हुम को बार बार पंच करता रहता है, जो उसके पिछले सफरिंग की यादों से प्रेरित है। उसे याद आता है कि पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय उसे बैंडिट्स ने पीटा था, खराब फसल के दौरान, और डेस्परेट बैंडिट्स ने उस पर हमला किया था, और जब वो अपने टैक्सेस का भुगतान नहीं कर सका तो ऑफिशियल्स ने उसे अब्यूज किया था। जबकि मोंग हुम दर्द से चिल्लाता है, यून हियान उसके ऊपर खड़ा है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि इतने सालों की ब्रुटैलिटी सहने के बाद उसने कुछ सीखा है जो उसके सभ्य सहकर्मियों के पास नहीं है, वायलेंस। वो मर्सिलेसली अपने बॉस को पमल करता है, ये नोट करता है कि किसी की आंखों में मारने से उनका डर एम्पलीफाई होता है। वह अनुभव से जानता है कि ऐसी पिटाई के बाद केवल 2 शब्द इंस्टिंक्टिवली बाहर आएंगे, श्योर इनफ। जैसे ही यून हियान एक ब्रूज्ड और ब्लडी मोंग हुम को कॉलर से पकड़ता है, उसका बॉस केवल बार बार एक अपॉलॉजी को स्टैमर कर सकता है। जैसे ही महुन जमीन पर रोता है, खून से लथपथ और पिटा हुआ, यून हियान अपनी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करता है। वो स्वीकार करता है कि उसके पास मिथिकल टैलेंट्स नहीं है जिनके लिए उसके सहकर्मियों को चुना गया था। नहीं, उसके पास मार्शल आर्ट्स के लिए एक इनक्रेडिबल स्किल है जो उसे इस दुनिया में फेमस कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वो एक गहरी सांस लेता है, उसका एक्सप्रेशन काम और रेजोल्यूट है। वो जानता है कि उसके पास कुछ और भी बड़ा है, उसके पास फेट बदलने की एबिलिटी है। जैसे ही सेक्शन चीफ जियान जमीन पर विम्पर्स करता है, डायरेक्टर किम आगे बढ़ता है और यूनियन को चास्टाइज करता है, पूछता है कि वो एक कॉलीग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कंट्रीशन का दिखावा करते हुए यूनियन
सहमत होता है, कहता है कि वो बस एंग्री हो गया था। वो समूह से उन्हें शॉकिंग करने के लिए अपोलोजाइज करता है। उसे एहसास होता है कि डायरेक्टर किम के अलावा वो आज के बाद इन लोगों को फिर कभी नहीं देखेगा, इसलिए उनकी ओपिनियंस मैटर नहीं करती। वो दुर्घटना के लिए एक फॉर्मल अपॉलॉजी भी देता है, ड्राइवर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। डायरेक्टर किम स्वीकार करते हैं कि जबकि सेक्शन चीफ जियान हार्श थे, यून हियान ने फिर भी ओवर रिएक्ट किया और उसे सीधे उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए। यून हियान मीकली सहमत होता है, उसे डायरेक्टर किम कहकर संबोधित करता है। अंदर हालांकि वह जानता है कि उसे डायरेक्टर किम से फिर से मिलने की जरूरत होगी। उसे याद आता है कि किम इस दुनिया में सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट में से एक बनने के लिए डेस्टिन्ड है, एक बार जब वो ट्रेनिंग शुरू करता है। यून हियान का तर्क है कि अगर वो इस जीवन में किम को जितना हो सके उतना सपोर्ट कर सकता है तो उसे इससे बेनिफिट मिल सकता है। इसका मतलब है कि उसे अभी से किम के गुड साइड पर आना होगा। यून हियान जियान के पास पहुंचता है और एक हाथ बढ़ाता है, फॉर्मली स्वीकार करता है कि उसकी रिएक्शन वारंटेड नहीं थी और एक अपॉलॉजी ऑफर करता है। जियान उसे घूरता है, एक कर्स के साथ रिटेलिएट करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन की एक कोल्ड हार्ड स्टेयर उसे चुप कर देती है। जियान मीकली दिए गए हाथ को लेता है। कॉन्फ्रंटेशन सेटल होने के साथ डायरेक्टर किम सुझाव देते हैं कि उन्हें जंगल से बाहर निकलने और एक गांव की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। यूनियन इनवर्डली सहमत होता है कि ये लॉजिकल बात होगी। हालांकि जैसा कि एक और कोलीग दूर किसी चीज की ओर इशारा करता है, यूनियन खुद को याद दिलाता है कि इस दुनिया में कॉमन सेंस का कोई स्थान नहीं है। यूनियन जानता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां इमॉर्टल्स इटर्नल लाइफ की अपनी तलाश में मॉन्स्टरस बीस्ट से लड़ते हैं और जहां एकमात्र नियम ये है कि मजबूत कमजोर को डिवार करते हैं। मुरिम के लोग धन और सम्मान के लिए लगातार तलवारों से लड़ते हैं। ये जगह जहां वे गिरे हैं असेंशन पाथ के रूप में जानी जाती है। अपने चारों ओर वास्ट माउंटेनस विल्डरनेस को देखते हुए यूनियन को पता है कि आसपास कोई गांव, शहर या राष्ट्र नहीं है। वो डायरेक्टर किम की ओर मुड़ता है और बताता है कि सूरज जल्द ही ढलने वाला है। सुझाव देता है कि उन्हें रात के लिए एक सेफ शेल्टर बनाना चाहिए। डायरेक्टर सहमत होते हैं, थॉटफुली चारों ओर देखते हैं। उनके कॉलीग्स में से एक को अचानक वैन और उनके वर्कशॉप के लिए पैक किए गए सप्लाईज याद आते हैं। यूनहेरान जानता है कि कार खोजना एक लॉस्ट कॉज है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसके सहकर्मी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आर्ग्यू करने में एनर्जी वेस्ट करने के बजाय वो सुझाव देता है कि वे 2 टीमों में बढ़ जाएं, एक शेल्टर की तलाश करने के लिए और दूसरी कार की तलाश करने के लिए। वे पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले फिर से मिलने के लिए सहमत होते हैं। लेटर दैट इवनिंग, रात गिरते ही समूह एक क्रैकलिंग कैंपफायर के चारों ओर हडल्ड है। एक महिला अपनी कंफ्यूजन व्यक्त करती है। ये सवाल करती है कि वे यहाँ कैसे पहुंच गए जब वे लैंडस्लाइड के दौरान कार में थे। फिर भी कार कहीं नहीं मिलती। एक और कॉलीग मानता है कि उसे भी समझ नहीं आता। वे कुछ रोस्टेड फूड से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ये टिप्पणी करता है कि इसका स्वाद चेस्टनट्स जैसा है। यूनियन अपनी एक फीमेल कॉलीग से पूछता है कि क्या रोस्टेड नट्स क्रंची हैं और उसे बताता है कि उसके पास बहुत हैं, इसलिए उसे जितना चाहिए उतना खाना चाहिए। डायरेक्टर किम हंसते हुए कहते हैं कि इस सीरियस सिचुएशन में भी वे मैनेजर सीओ की वजह से फन कर रहे हैं। वो यून हियान की तारीफ करते हैं कि वो डिपेंडेबल और डिलीजेंट है, जैसा कि वो कंपनी में था। फिर उन्हें याद आता है कि यून हियान ड्राइविंग करते समय टायर्ड था क्योंकि उसे पिछली रात देर तक काम करना पड़ा था। महिलाओं में से एक सहमत होती है, उनके मैनेजर को रियली डिलीजेंट कहती है। एक और जोड़ता है कि यूनियन के गुफा खोजने की वजह से ऐसा लगभग लगता है जैसे वे बस कैंपिंग कर रहे हैं। यून हियान को याद आता है कि अपने पिछले जीवन में उन्हें ये जगह घंटों तक जंगल में भटकने के बाद ही मिली थी। वो तारीफ को ब्रश ऑफ कर देता है, कहता है कि वो बस लकी था। एक और कलीग उसे बस कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करने के लिए एनकरेज करता है। मुस्कुराते हुए यून हियान खुद से सोचता है कि वो इस पल का आनंद लेगा क्योंकि आज रात उनके पास एक साथ आखिरी पीसफुल समय होगा। जैसे ही रात होती है, यूनन खुद से सोचता है कि ये आखिरी बार है जब वे इस तरह एक साथ हंस पाएंगे। वो अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है और फॉरेस्ट के भगवान को अपना ग्रीटिंग्स देता है। एक मॉन्स्ट्रस मल्टी टेल्ड वुल्फ चमकती हुई लाल आंखों के साथ उसके सामने मटेरियलाइज होता है। उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंजती है। वो नोट करता है कि एक इंसान के लिए उसकी एक यूनिक सेंट है। टिप्पणी करता है कि अपने हजारों सालों में उसने उनके जैसे इंसान कभी नहीं देखे। अपने डोजिंग से स्टार्टल्ड होकर उसके सहकर्मी जानवर को देखते हैं और टेरर में चिल्लाने लगते हैं। उसे मॉन्स्टर कहते हैं। यून हियान फ्रैंटिकली उनसे चिल्लाता है कि वे कुछ रिस्पेक्ट दिखाएं और अपने घुटनों पर आ जाएं। क्रीचर ग्रोल करता है, रिमार्क करता है कि हर बार जब वो इंसानों से मिलता है तो उसे याद दिलाया जाता है कि वे कितने फूलिश और रूड हैं। जानवर स्नार करता है, उसके नुकीले दांत चमकते हैं। वो उन्हें बताता है कि आमतौर पर वो उनके सभी लिम्स को फाड़ देता, लेकिन क्योंकि उनमें से एक को पता है कि उसके साथ ठीक से कैसे व्यवहार करना है, वो उन्हें माफ कर देगा। हालांकि वो अभी भी अपने टेरिटरी में ट्रेसपासिंग के लिए एक प्राइस मांगता है। अगर उनमें से कोई एक आर्म ऑफर करता है तो वो बाकी को रहने देगा। यून हियान कांपता है। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे हर कोई पैनिक में चिल्लाया था, जिससे भेड़िया गुस्सा हो गया था, जिसके कारण उनका ब्रूटल स्लॉटर हुआ था। इस बार हालांकि वो ग्रिम सेटिस्फैक्शन के साथ नोट करता है कि उसके प्रॉपर मैनर्स की सराहना की गई है। जानवर अपनी होंठ चाटता है और पूछता है कि कौन अपना आर्म ऑफर करेगा। यून हियान खुद से सोचता है कि ये पिछली बार से एक इम्प्रूवमेंट है जब वे सभी मर गए थे। अब बस एक व्यक्ति के आर्म की आवश्यकता होगी, बाकी के सर्वाइव के लिए एक सिंगल सैक्रिफाइस। ये जानते हुए
हुए कि क्या होगा, यूनहियान को एहसास होता है कि एक खोया हुआ आम भी पावरफुल कल्टीवेटर्स द्वारा ठीक किया जा सकता है जो 2 दिनों में आने वाले हैं। उसे ये भी याद है कि उसने दर्द कम करने के लिए पहले से ही एक हर्ब तैयार कर रखा है। इस नॉलेज के साथ वो घुटनों के बल बैठता है और बोल्डली अपनी आम का सैक्रिफाइस करने के लिए वॉलंटियर करता है। मॉन्स्ट्रस वुल्फ प्लीज लगता है ये स्वीकार करते हुए कि यूनन अपने मैनर्स जानता है। जैसे ही जानवर अपना विशाल जबड़ा खोलता है, वो प्रोसेस को जितना हो सके उतना पेनलेस बनाने का वादा करता है। फिर वो काटता है, यूनहियान के आम को उसके कंधे से साफ फाड़ देता है। वह एक साइलेंट एगोनाइजिंग स्क्रीम निकालता है क्योंकि घाव से खून निकलता है। मॉन्स्ट्रस वुल्फ कटे हुए आम को चबाता और निगल जाता है। जबकि यूनियन के सहकर्मी हॉरर में पीछे हटते हैं। यूनियन खुद दर्द से चिल्लाता है, अपने खून बहते हुए ठूंठ को पकड़कर और उसे तैयार की गई दर्द कम करने वाली हर्ब को याद करता है। वह तुरंत जड़ को पकड़ता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। असहनीय पीड़ा उसकी आंखों से आंसू निकाल देती है। जानवर अपने होठों से खून चाटता है और रिमार्क करता है कि जबकि उसे लगा था कि उसकी यूनिक सेंट के कारण उसका स्वाद अलग हो सकता है, उसका स्वाद किसी अन्य इंसान जैसा ही है। वास्तव में वो जोड़ता है कि उसकी नसों में इम्प्यूरिटीज के कारण उसका स्वाद और भी खराब है। भारी सांस लेते हुए यूनहियान को एहसास होता है कि हर्ब ने पहले ही दर्द को सुन्न करना शुरू कर दिया है। वो विनम्रता पूर्वक अपोलोजाइज करता है कि उसका ऑफरिंग पर्याप्त नहीं था। भेड़िया उसे सूचित करता है कि उसके सैक्रिफाइस के बदले में वो समूह को 7 दिनों के लिए अपने टेरिटरी में रहने देगा। वो जोड़ता है कि वे उसकी डिवाइन इन्फ्लुएंस के कारण मरेंगे नहीं। इसके साथ जानवर छलांग लगाता है, जंगल में गायब हो जाता है। जैसे ही वो चला जाता है, यूनन जमीन पर गिर जाता है और डील से रीलिंग। उसके सहकर्मी पैनिक में उसके पास दौड़ते हैं, उसका नाम पुकारते हैं। वो उनसे गुफा के अंदर वापस जाने के लिए कहता है और वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। बाद में गुफा के शेल्टर में हडल्ड होकर वो उनसे झूठ बोलता है, कहता है कि वो सुबह भेड़िया से मिला था। वो उन्हें बताता है कि भेड़िया ने कथित तौर पर उनके लोकेशन के बारे में क्या बताया था। उसके सहकर्मी डिसबिलीफ के साथ रिएक्ट करते हैं जब वो मुराम का जिक्र करता है। डायरेक्टर किम विश्वास नहीं कर सकते कि वे मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स की दुनिया में उतर गए हैं। यूनहियान उन्हें रिएश्योर करता है, ये बताते हुए कि क्योंकि उसने अपनी आम दी, वे 1 सप्ताह के लिए सेफ रहेंगे। लेकिन डायरेक्टर किम एंग्शियसली पूछते हैं कि उसके बाद क्या होगा। दर्द से स्ट्रगल करते हुए यूनहियान उन्हें बताता है वे कुछ और गिव अप करेंगे। डर की एक लहर पूरे ग्रुप में फैल जाती है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसे नींद आ रही है और उसे आराम करने की जरूरत है। उम्मीद है कि वे समझेंगे। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब यूनियन अनकॉन्शियस होता है तो उसके कोवर्कर्स बहस करते हैं कि क्या किया जाए। उनमें से एक महिला उसका बचाव करती है, ये तर्क देते हुए कि उसने उनके लिए अपना हाथ सैक्रिफाइस किया और सेक्शन चीफ जियन का उसके बारे में बुरा बोलना गलत है। नींद का नाटक करते हुए यूनियन जियन को ये तर्क देते हुए सुनता है कि उनमें से कौन एक हफ्ते में एक हाथ और एक पैर देने को तैयार है। जियान फिर एक सिनिस्टर प्लान बताता है। वो मानता है कि मैनेजर सीईओ उपयोगी है और उसने उन्हें फूड और शेल्टर दिया है, इसलिए उन्हें अगले हफ्ते में उससे जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। लेकिन चूंकि वो पहले ही एक हाथ खो चुका है, जियान का तर्क है कि वो वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वो सुझाव देता है कि जब समय आए तो उन्हें यूनियन को फिर से सैक्रिफाइस बनाना चाहिए। उसकी आंखें खुल जाती हैं। उन्हें पता नहीं होता यूनियन ने सब कुछ सुन लिया है। गुफा के अंधेरे से देखते हुए यूनियन गुस्से में है क्योंकि वो अपने कोवर्कर्स को अपनी फेट के बारे में बात करते हुए सुनता है। तो वो सोचता है कि अब जब वो डेबिलिटेटेड है तो जियन हर हफ्ते उसके एक लिम्ब को काटकर वुल्फ को ऑफर करना चाहता है। वो एक बड़ी चट्टान उठाता है। अपने कॉलीग्स के बिट्रेयल के विचार से उसे बहुत डिस्प्लेजर होता है। जब उसके कोवर्कर्स अपनी चर्चा जारी रखते हैं, इस बात से अनजान कि वो सुन रहा है, वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। वो जानता है कि 50 सालों तक मार खाने से उसने जो वायलेंस सीखी है, उससे वो जियान मोंगहुन जैसे मॉडर्न आदमी को आसानी से मार सकता है, भले ही उसके पास सिर्फ एक हाथ हो। जैसे ही उसकी आंखें सिकुड़ती हैं, वो गंभीरता से विचार करता है कि क्या उसे मार देना चाहिए। एक साई के साथ यूनियन चट्टान गिरा देता है और जियान को न मारने का फैसला करता है। वो तर्क देता है कि उनका दिमाग सिर्फ डर से पैरालाइज्ड है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जानता है कि यदि वो अभी बहुत क्रूअली एक्ट करता है तो इससे डायरेक्टर किम के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे, जिसे उसे कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर के साथ वो जियान मोंगहुन से कहता है कि अगर वो अपने एंकल्स को फिर से ब्रोकन नहीं चाहता तो चुप रहे। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ वो जोर से बोलता है, ये दावा करते हुए कि वे सभी अच्छे लोग हैं, बस एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हैं। अगले दिन सुबह होती है और ग्रुप खुद को अभी भी वास्ट अनफेमिलियर फॉरेस्ट में फंसा हुआ पाता है। कुछ समय बाद ग्रुप को 2 सिर वाला सांप मिलता है। यूनहियान को याद आता है कि वुल्फ जिसने उसका हाथ खाया था, उसके विपरीत इस जानवर ने केवल थोड़ी मात्रा में ब्लड मांगा था। उसे ये भी याद है कि अपने पिछले जीवन में ये वही सांप था जिसने चीफ ओरी को उसके लिम्स खोने के बाद सक किया था। ये सोचते हुए कि ये बस एक छोटी सी मात्रा है, चीफ ओ आगे आता है और अपना हाथ ऑफर करता है। सांप काटता है लेकिन तुरंत डिस्गस्ट से पीछे हट जाता है, उसका ब्लड थूक देता है और घोषणा करता है कि ये सबसे
खराब ह्यूमन ब्लड है जो उसने कभी चखा है। यून हियान चुपचाप टिप्पणी करता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि चीफ ओ का ब्लड एक मॉडर्न डे वर्कर का है जो निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। चीफ ओ अपना ब्लीडिंग आर्म पकड़े हुए गुस्से में अपने होठों के नीचे मटर कर पाता है। चार्ज लेते हुए यून हियान जियान महून को अपने साथ कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए कहता है। जियान इतने कैजुअली संबोधित किए जाने पर हैरान होकर पूछता है कि यून हियान ने उसे उसके पूरे नाम से क्यों बुलाया। बेफिक्र होकर यूनियन बस पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है। जब जियान मानता है कि उसे भूख लगी है तो यून हियान उसे लोकल फ्रूट्स और एडिबल हर्ब्स के बारे में सिखाने की पेशकश करता है। जियान इस सडन जेनरोसिटी से सरप्राइज्ड होकर डिसबिलीफ में स्टैमर्स करता है। यून हियान करीब आता है और झूठ बोलता है। जियान को बताता है कि वो अगले हफ्ते वुल्फ को अपना दूसरा हाथ ऑफर करने की योजना बना रहा है। वो दावा करता है कि अगर वो मर जाता है तो किसी को फॉरेस्ट में सरवाइव करना आना चाहिए। जियान अभी भी स्केप्टिकल पूछता है कि क्या वो सीरियस है। अत्यधिक खुश और रिलीव्ड होकर वो यूनान को बहुत धन्यवाद देता है। यूनियन जियान की ग्रैटिट्यूड पर अंदर ही अंदर स्कॉफ करता है। ये अच्छी तरह से जानता है कि वुल्फ वापस नहीं आएगा और ये नॉलेज यूजलेस होगी, लेकिन अभी के लिए वो एक शो करता है। जियान पर गुस्से में चिल्लाता है कि जब वो गलत फ्रूट उठाता है तो कॉन्सेंट्रेट करे और ध्यान दे। जियान गलत फ्रूट चुनने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन यूनियन उसे बिरेट्स करता है, चिल्लाता है कि इसे खाने से वो मारा जाता। जियान टेरिफाइड स्क्रैम्बलिंग करता है, गिरे हुए फ्रूट्स को इकट्ठा करता है। हर्ब्स के लिए नॉन स्टॉप खुदाई से एग्जॉस्टेड होकर वो जमीन पर स्लम्प हो जाता है और एक ब्रेक मांगता है। यूनान सोचता है कि जियान उसे कैसे बुली करता था जब उसने पहली बार कंपनी में शुरुआत की थी। वो कोई दया नहीं दिखाता। जियान को बताता है कि उन्हें डस्क से पहले खत्म करना है और जल्दी करना है। जैसे ही वे काम करना जारी रखते हैं, यूनियन को कुछ इनक्रेडिबल मिलता है। एक विशाल ह्यूमन शेप जिनसिंग रूट जो उसने कभी देखी है उससे कहीं अधिक बड़ी और इम्प्रेसिव है। जियान जिनसिंग रूट के मैसिव साइज से एस्टोनिश्ड है और पूछता है कि क्या ये नेचुरल है। यूनहियान कैजुअली जवाब देता है कि ये कुछ ऐसा ही है। यूनहियान पहचानता है कि जबकि ये जिनसिंग जैसा दिखता है, ये वास्तव में एक येलो बैम्बू रूट है। वो सोचता है कि क्योंकि एसेंशन पाथ स्पिरिचुअल एनर्जी में इतनी रिच है, चीजें यहाँ असाधारण आकार तक बढ़ती हैं। हालांकि कल्टिवेटर्स के लिए ये कम उपयोगी है। वो जानता है कि ये रूट मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक इनक्रेडिबली प्रेशियस मेडिसिन है जो उनके क्यूआई को बहुत बढ़ा सकती है। वो सोचता है कि ये डायरेक्टर किम के लिए बहुत मदद करेगा। फिर वो बताता है कि पास में 2 और हैं। जियान अमेज्ड है, पूछता है कि क्या उनके लिए इतना खोदना ठीक है, जबकि जयन युनहन उसे अपनी शर्ट उतारने और उन्हें ले जाने के लिए उपयोग करने के लिए कहता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, पहाड़ों पर एक ऑमिनस रेड ग्लो कास्ट करते हुए यूनहियान दूर देखता है। अब लगभग समय हो गया है। वो कहता है, चलो वापस चलते हैं। मानो किसी क्यू पर रात के आसमान में रोशनी का एक ब्लाइंडिंग फ्लैश फटता है। उसकी शेयर फोर्स यूनहियान के कॉलीग्स को जमीन पर फेंक देती है। वे दर्द में चिल्लाते हैं और अपने सिर पकड़ते हैं। एक महिला चिल्लाती है जैसे ही 3 फिगर्स आसमान से उतरते हैं। यूनहियान ये जानते हुए कि वे कौन हैं, पूछता है कि उन्हें क्या हुआ है। रहस्यमय फिगर्स में से एक, जिसका चेहरा शैडो से ढका हुआ है, यहाँ ऐसी रॉ टैलेंट पाकर सरप्राइज व्यक्त करता है। तीनों कल्टिवेटर्स जमीन के ऊपर तैरते हैं। उनमें से एक दूसरों को जाने के लिए कहता है, न्यू कमर्स को खुद के लिए दावा करता है। फिगर्स में से एक उसे शेमलेस कहता है। डायरेक्टर किम आवे और कंफ्यूजन में ऊपर देखते हुए पूछता है कि वे कौन हैं। कल्टिवेटर्स घोषणा करते हैं कि केवल 3 न्यू कमर्स में स्पिरिचुअल रूट्स हैं, बाकी केवल मॉर्टल्स हैं। उनमें से एक गोल्ड में कपड़े पहने हुए अपने हाथ में क्रैकलिंग लाइटनिंग की एक बॉल इकट्ठा करता है और एक पावरफुल ब्लास्ट छोड़ता है जो सेक्शन चीफ जियान को इनगल्फ करता है। जियान एग्नी में चिल्लाता है जैसे ही एनर्जी उसके माध्यम से सर्ज करती है। गोल्डन रोब्ड कल्टिवेटर एक्सक्लेमेशन करता है कि ये इनक्रेडिबल है। जियान के पास हेवनली गोल्डन थंडर का शरीर है। पीछे न रहने के लिए एक और कल्टिवेटर जो ब्लैक कपड़े पहने हुए है और एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए है, दूसरे को मूव करने के लिए कहता है, ये घोषणा करते हुए कि अब उसकी बारी है। वो एक स्ट्रिंग प्लग करता है और एनर्जी की एक पावरफुल वेव हवा में रिपल करती है। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट से आवाज उन पर वॉश करती है, एक फीमेल कॉलीग दर्द में अपना सिर पकड़ लेती है। एक डार्क एनर्जी उतरती है, उसे हवा में उठाती है। ब्लैक क्लैड कल्टिवेटर एक वाइल्ड एक्सटैटिक एक्सप्रेशन के साथ देखता है, ये एक्सक्लेमेशन करते हुए कि उसे एक घोस्टली यिन ट्रांसफॉर्मिंग इमॉर्टल रूट मिल गया है और ये मार्वल करते हुए कि ऐसी चीज वास्तव में मौजूद है। तीसरा कल्टिवेटर एक पावरफुली बिल्ट आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी है, जमीन पर स्टॉम्प्स करता है और चीफ ओ की ओर अपना ध्यान मोड़ता है। उसके कंधे पर एक हाथ रखते हुए वो घोषणा करता है कि चीफ ओ के पास एक यूनिक होली बॉडी है, ऐसी चीज जिसे पाकर वो अमेज्ड है। वो घोषणा करता है कि तीनों चुने हुए एजियर हेवन क्रिएशन सेक्ट के डिसाइपल्स बनेंगे, चूंकि उनकी कंबाइंड टैलेंट्स में पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता है। कल्टिवेटर्स इस बात पर बहस करना शुरू कर देते हैं कि कौन सा डिसाइपल किसे मिलेगा। चीफ इमेंस प्रेशर के तहत सांस लेने के लिए स्ट्रगल करते हुए महसूस करता है कि अगर वो इनकार करता तो मर जाता। ब्लैक रोब्ड कल्टिवेटर उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसे ब्लैक गोस्ट वैली में शामिल होने के लिए कहता है जिसमें हर कल्टिवेशन मेथड इमेजिनेबल है। गोल्ड रोब्ड कल्टिवेटर
उसे इमोर्टैलिटी, फेम और हेवेंस को ओवरटर्निंग करने की शक्ति का वादा करता है, ये गारंटी देते हुए कि उसे 100 साल के भीतर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही कल्टिवेटर्स झगड़ा करते रहते हैं, ब्लैक गोस्ट वैली प्रैक्टिशनर द्वारा चुनी गई महिला अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। डायरेक्टर किम फ्रैंटिकली पूछता है कि क्या वे उन्हें कम से कम फॉरेस्ट से बाहर निकाल सकते हैं, ये डरते हुए कि अगर उन्हें पीछे छोड़ दिया गया तो वे सभी मर जाएंगे। जवाब में कल्टिवेटर्स में से एक बस अपने रोप से एक छोटी और नेट बॉटल निकालता है। कल्टिवेटर्स में से एक टिप्पणी करता है कि मॉर्टल्स बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और सवाल करता है कि जियान इतने वर्थलेस बॉडी के साथ एसेंशन पाथ तक कैसे पहुंचा। एनर्जी का एक ब्लास्ट जियान को इंगल्फ करता है, जिससे वो दर्द में चिल्लाता है। इस बीच एक और कल्टिवेटर यूनियन के घाव को नोटिस करता है, ये डिड्यूस करते हुए कि उसने अपना हाथ एक फॉक्स से खो दिया। ये देखकर कि यूनियन ने खुद को दूसरों के लिए ऑफर किया, कल्टिवेटर टिप्पणी करता है कि वो सिर्फ एक मॉर्टल हो सकता है, लेकिन उसमें गट्स हैं। फिर वो यूनियन के हाथ को हील करता है, जिससे वो ब्लू फ्लेम के एक बर्स्ट के साथ रीजेनरेट होता है। स्टन्ड यूनान केवल अपने धन्यवाद को स्टैमर कर पाता है। अपना बिजनेस खत्म करके कल्टिवेटर्स घोषणा करते हैं कि उन्होंने एसेंशन पाथ के सभी बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया है, इसलिए ये अगले 10 सालों के लिए सेफ रहेगा। फिर वे 3 चुने हुए डिसाइपल्स को ले जाते हैं और आसमान में असेंड करते हैं। डायरेक्टर किम उनके पीछे चिल्लाता है, उन्हें रुकने की भीख मांगता है, क्योंकि वो और दूसरे नहीं जानते कि फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। डायरेक्टर किम उनके पीछे चिल्लाता है, अपने डिपार्टेड कॉलीग्स के नाम चिल्लाता है, लेकिन कल्टिवेटर्स पहले ही चले गए हैं। यून हियान सोचता है कि 50 साल पहले भी यही हुआ था। चाहे वे कितनी भी जोर से चिल्लाते, कल्टिवेटर्स उन्हें कीड़ों की तरह इग्नोर करते और अपने रास्ते चले जाते हैं। वो अपने न्यूली हील्ड आर्म को देखता है, ये सोचते हुए कि कम से कम इस बार उसे इसके लिए 2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ा। भारी सांस लेते हुए डायरेक्टर किम अपने होठों के नीचे कर्स करता है, ये सोचकर कि अब उन्हें क्या करना चाहिए फॉरेस्ट में फंसे हुए। जैसे ही रोशनी की लकीरें रात के आसमान को पार करती हैं, वो ऊपर देखता है और पूछता है कि ये सभी रोशनी क्या है, ये सोचकर कि क्या वे किसी चीज की ओर ले जाती हैं। अगले दिन एक थंडरस्टॉर्म रेज करता है और ग्रुप खुद को अभी भी विल्डरनेस में अकेला और खोया हुआ पाता है। जैसे ही बारिश जारी रहती है, ग्रुप गुफा में शेल्टर लेता है। महिलाओं में से एक डेप्यूटी मैनेजर ओ खून खांसती है, साफ तौर पर टेरेबल शेप में है। छोटी महिला यून हियान को बताती है कि वह खराब स्थिति में है और फ्रेंटिकली पूछती है कि क्या कोई जड़ी बूटियां हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। यून हियान और पेरेंटमेंट अनकंसर्न उसे थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए कहता है, ये सुझाव देते हुए कि कोई उसे हील करने के लिए आ सकता है। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया उसके कॉलीग्स को कंफ्यूज करती है। जैसे ही वह मुड़ता है, गुफा के मुहाने पर एक शैडोवी फिगर दिखाई देता है। न्यूकमर एसेंशन पाथ में मॉर्टल्स को पाकर टिप्पणी करता है। शैडोवी फिगर टिप्पणी करता है कि वे ड्रैगन्स की कंपटीशन के बीच सफर कर रहे एंट्स की तरह हैं। डायरेक्टर किम टेरिफाइड होकर स्टैमर करता है और पूछता है कि वो कौन है। जैसे ही फिगर का चेहरा रिवील्ड होता है, वो मुस्कुराता है और खुद को सी ड्रैगन किंग एचरियोल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। अपने हाथ के एक वेव से कोहॉल तूफान को साफ करता है। डायरेक्टर किम उसके तूफान को कंट्रोल करने के बारे में मटर करता है और एचरियोल इसकी पुष्टि करता है, ये समझाते हुए कि तूफान कहीं से भी आया था और वो इसके कारण की जांच करने आया था। वो डेप्यूटी मैनेजर ओ की ओर इशारा करता है, जो अभी भी अनकॉन्शियस है, और कहता है कि तूफान की सॉर्सरी का उपयोग करने वाली वही होनी चाहिए। फिर वो जोर से सोचता है, ये सोचकर कि एक साधारण महिला बिना कल्टीवेशन के निशान के इतनी ओवरवेलमिंग पावर का उपयोग कैसे कर सकती है, खासकर बिना कॉन्शियसली ऐसा किए। कितना अजीब है, वो कहता है। यूनान आगे बढ़ता है और एट्रियोल को बताता है कि वे कंफ्यूज लोग हैं। वो बताता है कि वे यहाँ थोड़ी देर के लिए ही रहे हैं, फिर भी एट्रियोल जैसे शक्तिशाली लोग एक के बाद एक दिखाई देते रहते हैं और उसके कंपेनियंस को ले जाते रहते हैं। कोल हार्टली हंसता है, तो तुम कह रहे हो, वो समराइज करता है, कि तुम्हारे कॉलीग्स के बीच कुछ असाधारण पोटेंशियल वाले थे और फिर मानो सब कुछ पहले से अरेंज था। शक्तिशाली कल्टिवेटर्स आ गए और उन्हें ले गए और अब मैं इस महिला के सामने कन्वीनियंटली प्रकट हो रहा हूँ। यून हियान बस पुष्टि करता है, हाँ प्रिय मॉर्टल एट्रियल। उसकी आवाज कम और गंभीर है, क्या तुम जानते हो कि हम कहाँ हैं? फिर वो यून हियान को बादलों में एक मैग्निफिसेंट गोल्डन पैलेस का एक विजन दिखाता है, जो एक ब्रिलियंट बीम ऑफ लाइट द्वारा दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये जगह असेंशन पाथ के रूप में जानी जाती है। एट्रियल बताता है, यह असेंशन का रास्ता, ये एक की गेटवे है जो अपर रियल्म की ओर ले जाता है। बस कुछ ही महीनों में एचरायोल जारी रखता है, एक डायमेंशनल रिफ्ट जिसे असेंशन गेट के नाम से जाना जाता है यहाँ खुलेगा। ये एक घटना है जो हर 1000 साल में एक बार होती है। वो बताता है कि काउंटलेस हाई कल्टिवेटर्स और शक्तिशाली स्पिरिचुअल बीइंग्स पहले ही असेंशन पाथ पर अपर रियल्म में असेंड करने के लिए इकट्ठा होना शुरू कर चुके होंगे। इसे देखते हुए वो पूछता है, क्या ये बहुत संभावना नहीं है कि मेरे जैसे कल्टिवेटर्स उनके पास दिखाई देंगे? यून हियान समझता है, लेकिन डायरेक्टर किम अभी भी कंफ्यूज्ड बताता है कि अन्य कल्टिवेटर्स ने कहा कि वे अपने सेक्स में शामिल होने के लिए अपने कॉलीग्स को ले जा रहे थे। वो सोचता है कि अगर वे सभी दूसरे रियल में असेंड कर रहे हैं तो वे उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है, एट्रियल जवाब देता है अपने हाथ की ओर देखते हुए, शायद तुम जैसे मॉर्टल्स के लिए समझना मुश्किल होगा। एट्रियल बताता है कि कल्टिवेटर्स के बीच बड़ी वस्तुओं को श्रिंक करने और उन्हें मैजिकल टूल्स के अंदर स्टोर करने की एक टेक्निक है। बॉटल पकड़े हुए वो कहता है कि अन्य कल्टिवेटर्स ने शायद अपने पूरे सेक्स को इसी तरह की आइटम्स के अंदर स्टोर किया है। उनका लक्ष्य असेंशन गेट खुलने पर अपने सेक्स के साथ अपर रियल में असेंड करना
करना है। वास्तव में हेचवॉल जारी रखता है, मैंने भी अपने सी ड्रैगन क्लैन के अंडरसी कासल्स में से एक को इसी आइटम के अंदर पैक किया है। वो उन्हें बॉटल के भीतर एक टावरिंग मैग्निफिसेंट पिगोटा का एक विजन दिखाता है। अंदर वो रिवील्स करता है कि 1800 सी ड्रैगन्स डोरमेंट हैं। युन हियान और डायरेक्टर किम इस रेवलेशन से स्पीचलेस रह जाते हैं। एच रायोल फिर अनकॉन्शियस डेप्यूटी मैनेजर ओ की ओर देखता है, टिप्पणी करता है कि वो कितनी पेक्यूलियर और इंट्रीगिंग है। वो सोचता है कि अगर वो सी ड्रैगन क्लैन में शामिल होती तो वो वास्तव में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती थी। जैसे ही एच रायोल डेप्यूटी मैनेजर ओ तक पहुंचता है, डायरेक्टर किम उसका नाम चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन एक पावरफुल फोर्स उसे पीछे फेंक देती है और वो जमीन पर गिर जाता है, चॉकिंग करता है। एक स्मग लुक के साथ एच रायोल घोषणा करता है कि वो उसे अपना ब्लड देगा और उसे अपना किन स्वीकार करेगा। वो हम सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। वो जोड़ता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है। फिर वो एक और सलाह देता है, हाई लेवल कल्टिवेटर्स से कैजुअली सवाल न पूछो। अपनी आंखें बल्जिंग और ब्लीडिंग के साथ डायरेक्टर किम चौक करता है और गिर जाता है। युन हियान उसकी ओर दौड़ता है। एट्रियल मुड़ता है और चला जाता है, टिप्पणी करता है कि उसने उनके सवालों का जवाब केवल इसलिए दिया क्योंकि वो जेनरस है, लेकिन अधिकांश अन्य कल्टिवेटर्स ने ऐसी इंपर्टिनेंस के लिए उन्हें मार डाला होता। लाइटनिंग के एक फाइनल क्रैकल के साथ वो एक मैग्निफिसेंट ब्लू ड्रैगन में बदल जाता है और आसमान में सोर्स करता है। एक साफ सुबह सूरज उगने के साथ युन हियान और उसके ग्रुप के कुछ शेष सदस्य एक बार फिर अकेले रह जाते हैं। वे सभी किडनैप्ड हो गए हैं। वह उदास होकर सोचता है। शेष महिला हर उस चीज को प्रोसेस करने की कोशिश करती है जो हुई है, अचानक एवलांच से लेकर इमॉर्टल्स और ड्रैगन्स द्वारा उसके कॉलीग्स को एब्डक्ट करने तक। वह हंसना शुरू कर देती है, उसका दिमाग टूटने के कगार पर है। युन हियान उसके पास जाता है और उसके कंधे पर एक रीएश्योरिंग हाथ रखता है। हे, वह प्लीडिंग आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहती है, मैनेजर सीओ, कृपया आपको भी नहीं ले जाया जाना चाहिए। अगर आपको ले जाया जाता है तो मैं इस फॉरेस्ट में अकेले सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। यूनान उसे एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ देखता है। दुर्भाग्य से वो कहता है, हमारा समय खत्म हो गया है। जैसे ही वो अपना वाक्य समाप्त करता है, एक स्ट्रेंज एनर्जी उसे इंगल्फ कर लेती है और वो सरप्राइज और दर्द की एक छोटी सी चीख निकालती है। अचानक जमीन हिलने लगती है और पक्षी पैनिक फ्लॉक में उड़ जाते हैं। महिला चिल्लाती है कि कुछ आ रहा है। युन हियान पूछता है, अब क्या हुआ? और डायरेक्टर किम चिल्लाता है कि ये यहाँ है। एक विशाल आर्मर्ड लायन लाइक बीस्ट एक पास की चट्टान पर कूदता है, अपनी पीठ पर एक ओल्ड हंच्ड मैन को ले जाता है। आदमी जोर से सोचता है कि मॉर्टल्स असेंशन पाथ में कैसे आ गए होंगे। फिर वो चकल्स करता है, ये महसूस करते हुए कि असेंशन गेट खुलने पर वे एक स्पेशल स्टॉर्म में फंस गए होंगे। अपनी खुद की क्लेवरनेस से प्लीज्ड होकर वो कैकल्स करता है, खुद को एक जीनियस कहता है। अपनी केन पर झुकते हुए ओल्ड मैन टेरिफाइड मॉर्टल्स की ओर देखता है। वैसे भी मॉर्टल्स, वो पूछता है। उसकी आवाज कम और मेनेसिंग है। वो कौन था जिसने अभी वो मैसिव कॉन्शियसनेस उत्सर्जित किया? ओल्ड मैन एक मैनिक ग्रिन के साथ कहता है कि उसने जो प्रेजेंस महसूस की वो इतनी पावरफुल थी, उसे लगा कि अपर रियल्म से एक सेज उतर आया है। फिर वो पूछता है कि क्या वो जमीन पर पड़ी महिला थी? डायरेक्टर किम टेरिफाइड पूछता है कि वो कौन है, जबकि महिला स्टैमर करती है कि मैनेजर किम उनके कॉलीग हैं। एक सडन वायलेंट मूवमेंट के साथ ओल्ड मैन अपनी केन को जमीन में स्लैम्स करता है। एक पावरफुल शॉकवेव फटती है, डायरेक्टर किम को हवा में पीछे फेंक देती है। युन हियान आगे बढ़ता है, उसे ठीक समय पर रास्ते से हटाता है। ब्लास्ट जमीन पर लगता है, उस जगह से अर्थ को फाड़ देता है जहां वो कुछ पल पहले था। सेफ्टी में धकेल दिया गया डायरेक्टर किम युन हियान की ओर देखता है, जो अब उसे शील्ड कर रहा है। डेप्यूटी मैनेजर सीओ वो गास्प करता है, धन्यवाद। डायरेक्टर किम वरीड यूनान से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसकी पीठ पर गंभीर घाव की ओर इशारा करते हुए। युन हियान दर्द के खिलाफ अपने दांत पीसता है और कहता है कि वो ठीक है। इस बीच ओल्ड मैन अपना ध्यान महिला की ओर मोड़ता है। बच्ची, वो कहता है, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने दो। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, लेकिन मैं अपनी शक्ति से इसे तुम्हारे लिए अवेकन कर सकता हूँ। वो खुद से सोचता है, यह सोचकर कि अगर ऐसी स्ट्रेंज कॉन्शियसनेस एक कल्टिवेटर के डिवाइन कॉन्शियसनेस में विकसित होती है तो क्या होगा। हालांकि महिला हेजिटेंट लगती है, अपनी शेष कॉलीग्स की ओर आंसू भरी आंखों से देखती है। ओल्ड मैन स्नीयर्स करता है, पूछता है कि क्या वो अभी भी अपने वर्ल्डली अटैचमेंट से चिपकी हुई है, भले ही उसने उसे अंदर ले जाने की पेशकश की है। उस मामले में वो कहता है, मैं उन टाइज को तुम्हारे लिए खुद ही काट दूंगा। फिर वो यूनान और डायरेक्टर किम दोनों को एक अनदेखी शक्ति से हवा में उठाता है, उन्हें चॉकिंग करता है। डेस्परेट होकर महिला उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, उन्हें बख्शने की भीख मांगती है और वादा करती है कि वो जो कुछ भी मांगेगा वो करेगी, तो तुम्हें अपने सभी वर्ल्डली टाइज भूल जाने होंगे। समझ गई? ओल्ड मैन कमांड्स करता है। मैं समझ गई, महिला टीयरफुली जवाब देती है। अपनी रिस्ट के एक फ्लिक के साथ ओल्ड मैन युन हियान और डायरेक्टर किम को छोड़ देता है, जो जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन अगर मैं उन्हें यहाँ छोड़ देता हूँ तो तुम अटैच्ड रहोगी, वो एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ घोषणा करता है। तो मैं उन्हें पास के एक मॉर्टल नेशन में लौटा दूंगा। वे एक डिमेंशनल रिफ्ट के माध्यम से रैंडमली स्कैटर्ड होंगे। मुझे भी नहीं पता कि वे कहाँ उतरेंगे। उनके सामने जमीन में एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स खुल जाता है। ये क्या है? डायरेक्टर किम चिल्लाता है जैसे ही वे अंदर खींचे जाते हैं। डैम इट, यूनान डेस्परेट होकर सोचता है, जिनसिंग रूट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे हर्ब्स ग्रैब करनी होंगी। जैसे ही वे वॉर्टेक्स में सख्त होते हैं, महिला उनके पीछे चिल्लाती है, डिस्पेयर में यूनियन का नाम चिल्लाती है। फिर पोर्टल बंद हो जाता है और सब कुछ चला जाता है। वे कुछ और गिव अप करें
अंधेरा था। विक्रेताओं की आवाजें, यांगुओ के बेहतरीन सिल्क और शंघाई से आए नए धर्म ग्रंथ हवा में गूंज रही थीं। यूनहान की नींद खुली तो उसने खुद को और डायरेक्टर किम को एक छोटे से कमरे के पत्थर के फर्श पर पाया। वो अभी भी जिनसेंग जड़ों का बैग पकड़े हुए था। है? उसने कंफ्यूज्ड होकर कहा। वो उठा और खिड़की से बाहर बसलिंग मार्केट प्लेस को देखने लगा। पारंपरिक कपड़ों में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। ये कहाँ है? उसने सोचा, ये पहचानते हुए कि उसकी पिछली जिंदगी में वो ऐसी जगह पर नहीं गिरा था। एक गुजरते हुए व्यापारी ने उसे घूरते हुए देखा और बुदबुदाया, वो पागल कौन है? जैसे ही यून्नान बसलिंग सिटी से गुजरा, उसे एहसास हुआ कि इमॉर्टल सच कह रहा था। उनकी लैंडिंग वाकई रैंडम थी। उसे एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई, एक पहचान कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। अचानक उसे सब कुछ याद आ गया। उसने सिटीस्केप की ओर देखा। उसकी फटी और खून से लथपथ शर्ट उसकी अभी भी हीलिंग वूंड को दिखा रही थी। ये वही जगह थी जहाँ वो कभी रहता था। डायरेक्टर किम, पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड, ने यूनियन को बताया कि वो अब और कोप नहीं कर पा रहे हैं। यूनहान ने कहा कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है। किम ने फिर साई किया, काश ये सब बस एक ड्रीम होता। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि अब सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। उसने कहा कि उन्हें रिलीव्ड होना चाहिए कि उन्हें उन मॉन्स्टर्स ने नहीं पकड़ा। यूनहान को हालांकि इतना श्योर नहीं था। उसे याद आया कि जब वो अपनी पिछली जिंदगी में रिग्रेस हुआ था, तब वो बस एक पावरलेस हर्ब गैदरर था। डायरेक्टर किम ने फिर कहा कि वे हमेशा एली में नहीं रह सकते और सजेस्ट किया कि उन्हें चले जाना चाहिए। यूनहान मान गया और वे दोनों बिजी स्ट्रीट्स में निकल पड़े। जैसे ही वे शहर में चल रहे थे, डायरेक्टर किम ने रिमार्क किया कि उसे लोकल्स की बातें समझ नहीं आ रही थी, हालांकि वो चाइनीज जैसी लग रही थी। उसने ये भी पूछा कि हर कोई उन्हें देखकर विस्पर क्यों कर रहा है। यूनहान ने बिना देर किए उसे बताया कि वे कह रहे हैं कि उनके क्लोथ्स फनी लग रहे हैं। डायरेक्टर किम सरप्राइज हुआ और यूनहान ने एक्सप्लेन किया कि उसे थोड़ी चाइनीज आती है। दैट्स ग्रेट, डायरेक्टर किम ने इम्प्रेस्ड होकर कहा, लेकिन उसकी आंखें यूनियन की पीठ पर भयानक घाव पर पड़ी। यूनहान हालांकि जानता था कि उसने झूठ बोला था। यहाँ की लैंग्वेज चाइनीज नहीं थी। हालांकि वे सेम कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते थे, बोली जाने वाली भाषा पूरी तरह से डिफरेंट थी। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में उसे सिर्फ बेसिक्स सीखने के लिए भिखारियों से 2 महीने की मौकरी झेलनी पड़ी थी, पर अब उसकी जरूरत नहीं है। यूनहान ने सोचा। उसने डायरेक्टर किम को सजेस्ट किया कि वे कुछ नए कपड़े ले लें। किम, अभी भी बिविल्डर्ड, ने पूछा कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसे डाउट था कि कोई उनके पैसे एक्सेप्ट करेगा। वे एक मेडिसिन हॉल पर पहुंचे और यूनहान ने ओनर को एक बड़ी जिनसेंग जड़ दी। आदमी ओवरजॉयड था, उस हर्ब की प्रेशियसनेस पर चिल्ला रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे उसे बेच रहे थे। यूनहान नॉलेजेबल लगने की कोशिश करते हुए उसे बताया कि येलो बैम्बू रूट्स कम से कम 800 साल पुरानी है। ओनर ने एंथुजियास्टिकली जवाब दिया कि उनकी कीमत लगभग 15 सिल्वर इंगॉट्स होनी चाहिए। 15। यूनहान ने सोचा, अपनी पिछली जिंदगी में उसके पास कभी इतना पैसा नहीं था। अपनी सरप्राइज छिपाने के लिए गला साफ करते हुए उसने ओनर से जल्दी करने को कहा और ओनर तुरंत पैसे लेने के लिए चला गया। अपनी इस नई वेल्थ से यूनहान ने उनके लिए एक घर खरीदा। डायरेक्टर किम फ्लैबरगास्टेड था, पूछ रहा था कि क्या ये वाकई वही घर है जिसमें वे रहने वाले हैं। यूनहान ने इसकी पुष्टि की, उसे बताया कि अब से वो उसे इस जगह की लैंग्वेज सिखाएगा। डिलाइटेड होकर डायरेक्टर किम ने एंथुजियास्टिकली उसे धन्यवाद दिया। यूनहान हालांकि जानता था कि उनकी सिचुएशन जितनी दिख रही थी उससे ज्यादा प्रिकेरियस थी। हालांकि वो एक ब्रेव फेस बना रहा था। उसे पता था कि कुछ ऑफिशियल्स को आइडेंटिटी प्लैक्स के लिए ब्राइब देने और लैंड और हाउस खरीदने के बाद उनके पास सिर्फ एक सिल्वर इंगॉट बचा था। उसने चुपचाप कैपिटल में हर चीज की हाई कॉस्ट को कर्ज किया। जैसे ही वे सेटल हुए, डायरेक्टर किम यूनियन की पीठ पर खून से लथपथ घाव को देखकर कहा कि अब जब वे एक नई जगह पर हैं, तो उसे उसके नाम से ही बुलाना चाहिए। यूनहान मान गया। एक गर्म मुस्कान के साथ डायरेक्टर किम ने उसे धन्यवाद दिया और उसे उसके पूरे नाम सीओ यूनहान से बुलाया। उस रात यूनियन ने बची हुई जिनसेंग जड़ें निकाल कर रख दी। उसने डायरेक्टर किम को बताया कि उनकी करंट वेल्थ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने एक हर्ब बेची थी। एक बार जब वे खत्म हो जाएंगे तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, इसलिए उन्हें पैसे कमाने का एक तरीका ढूंढना होगा। डायरेक्टर किम ने इस पर थोड़ी देर सोचा। फिर यूनियन ने सजेस्ट किया कि वे बाकी जड़ों को बेचकर मिले सिल्वर का इस्तेमाल करके एक बिजनेस शुरू करें। उनके पास जितना पैसा मिल सकता है प्लस किम की स्किल्स, एक फॉर्मर कंपनी डायरेक्टर के रूप में उन्हें एक डिसेंट लिविंग बना लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, उसे एहसास हुआ कि सिर्फ लिविंग बनाना इनफ नहीं है। सिंस आई हैव रिग्रेस्ड, उसने सोचा, व्हाई डोंट आई ड्रीम बिगर। जैसे ही उसने उनके ऑप्शंस पर विचार किया, यूनहान ने डायरेक्टर किम योंग ह्यून की ट्रू पोटेंशियल पर रिफ्लेक्ट किया। अपनी पिछली जिंदगी में
किम एक मार्शल आर्ट्स जीनियस था। कुछ थर्ड रेट बुक्स पढ़कर कुछ ही महीनों में मास्टर बन गया था। ज्यादा एडवांस टेक्निक्स के साथ वो जांग्यू में सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक बन गया था। बट व्हाट इफ, यूनह्यान ने सोचा। एक स्लाई ग्रिन उसके चेहरे पर फैल गई। ही वर टू लर्न एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। उसने डायरेक्टर किम को एक विजन, पावरफुल वॉरियर, लैंड का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन के रूप में इमेजिन किया। उसे एहसास हुआ कि सही गाइडेंस के साथ वो जांग्यू में सबसे महान स्वॉर्ड्समैन के जन्म को कम से कम 30 साल तक फास्ट ट्रैक कर सकता था। और अगर ऐसा होता है तो उसने उसके लिए काम करते हुए जितना हो सके उतना बेनिफिट करने की प्लानिंग की। अपने कॉलीग की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, डायरेक्टर, दिस इज मुरम, अ वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। उसने आगे कहा कि अगर वे एक बिजनेस शुरू करते हैं तो कौन जानता है कि जांग के गैंग्स कब उनके लिए आ सकते हैं। शुडंट दे एटलीस्ट लर्न अ लिटिल सेल्फ डिफेंस? मार्शल आर्ट्स, डायरेक्टर किम चिल्लाया। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट जल्दी ही फीकी पड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि सेक्स आउटसाइडर्स को अपनी मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाते। हम कैसे सीखेंगे? उसने पूछा। यूनह्यान अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे पता था कि एक वेल नोन मुरम नॉवल नर्ड होने के नाते डायरेक्टर किम इंटरेस्टेड होगा। उसने एक्सप्लेन किया कि शहर में 7 फेमस सेक्ट्स हैं। 4 जंग के ऑर्थोडॉक्स साइड पर हैं, डीमन स्लेइंग सेक्ट, सेल्फ बाइंडिंग टेंपल, सप्रेसिंग बर्ड हाउस और 7 मिस्ट्री सेक्ट। बाकी 3 वुल्फ फैंग गैंग, डार्क नाइट एसोसिएशन और ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड को अनऑर्थोडॉक्स माना जाता है। लोग उन्हें 4 स्टार्स और 3 डीमंस कहते हैं। उसने उनका डिस्क्रिप्शन देना जारी रखा। डीमन स्लेइंग सेक्ट सॉर्ड और ब्लेड टेक्निक्स पर फोकस करता है। सेल्फ बाइंडिंग टेंपल एक बुद्धिस्ट सेक्ट है। सप्रेसिंग बर्ड हाउस इंटेलिजेंस में डील करता है और 7 मिस्ट्री सेक्ट अपने लॉन्ग हिस्ट्री के साथ सभी प्रकार की मार्शल आर्ट्स सिखाता है। 3 डीमंस के लिए हालांकि उसने एडमिट किया कि उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसने आगे कहा कि 3 डीमंस स्टेल्थ और सॉर्सरी में प्रोफिशिएंट हैं और बहुत से इलीगल काम करते हैं। फिर उसने डायरेक्टर किम से पूछा कि उसे कौन सा सेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है। बिना हेजिटेशन के डायरेक्टर किम ने डीमन स्लेइंग सेक्ट को चुना, चिल्लाते हुए कि एक मार्शल आर्टिस्ट को स्वॉर्ड व्हील्ड करनी चाहिए और एक आदमी को ब्लेड टेक्निक सीखनी चाहिए। यूनह्यान ने रिफ्लेक्ट किया कि ये उस आदमी के लिए एक फिटिंग चॉइस है जिसे उसकी पिछली जिंदगी में सबसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन कहा गया था। जब डायरेक्टर किम ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता है तो यूनह्यान ने झूठ बोला और कहा कि वो पहले कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स की ईव्सड्रॉपिंग कर रहा था। 3 महीने बाद वे डीमन स्लेइंग सेक्ट हेडक्वार्टर्स पहुंचे। उन्हें गेट पर कई मस्कुलर मैन ने रोका जिन्होंने पूछा कि वे वहां क्यों आए हैं। यूनह्यान अब एक कॉमनर के रूप में कपड़े पहने हुए ने एक्सप्लेन किया कि डायरेक्टर किम उसका बड़ा भाई है और उन्होंने सेक्ट की फेम सुनी है और मार्शल आर्ट सीखने की विश लेकर आए हैं। लीड गार्ड ने अपनी बाहें क्रॉस की और उन्हें थॉटफुली देखा। डायरेक्टर किम थोड़ा फ्लस्टर्ड होकर देख रहा था, सोच रहा था कि उनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी लगती है। गार्ड ने उन्हें बताया कि उसे अफसोस है लेकिन डायरेक्टर किम की उम्र में मार्शल आर्ट सीखना डिफिकल्ट होगा। एक फ्रेंडली स्माइल के साथ यूनह्यान ने पूछा कि क्या वे कम से कम किसी हायर स्टेटस वाले से बात कर सकते हैं। उसने फिर डिस्क्रीटली गार्ड के हाथ में एक सिल्वर कॉइन रखी, ये कहते हुए कि सिंपल सेल्फ डिफेंस भी इनफ होगा। जल्द ही उन्हें सेक्ट के एक एल्डर के सामने लाया गया। एल्डर ने कंफर्म किया कि वे सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। यस, यूनियन ने जवाब दिया, सिल्वर इंगॉट से भरा एक बड़ा ऑर्नेट बॉक्स खोलते हुए। द बेस्ट वन देयर इज प्लीज। एल्डर ने अपना गला साफ किया, ऑफर से क्लियरली इम्प्रेस्ड। उसने उन्हें बताया कि वो मानता है कि वे एक्सटर्नल डिसाइपल्स के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि एल्डर ने जारी रखा, वी डोंट गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू दोज हु जॉइन विद डोनेशंस। इन एडिशन, वी विल एक्सेप्ट वन ऑफ यू। यूनह्यान फ्यूरियस था, खुद से सोच रहा था कि उन्होंने जो पैसा दिया था वो एक येलो बैम्बू रूट की कीमत का था और ये सब कुछ ही वे करने को तैयार थे। डायरेक्टर किम ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया लेकिन यूनह्यान ने उसे बीच में ही रोक दिया, मुस्कुराते हुए और एल्डर को धन्यवाद देते हुए। उसने जल्दी से कहा कि उसका भाई ही सीखने वाला होगा। एल्डर ने पैसे लिए और डायरेक्टर किम को बाद में बाहर आने को कहा जहां एक्सटर्नल डिसाइपल्स इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वो निकला, किम यूनियन की ओर मुड़ा, क्रेस्ट फॉलन। क्या फायदा, उसने कहा, अगर सिर्फ मैं ही मार्शल आर्ट सीखूंगा। उसने ये भी कहा कि अगर उसे पता होता कि ये कितना एक्सपेंसिव होगा तो उसने कोई और ग्रुप चुना होता। यूनियन बस हंस पड़ा। डोंट स्वेट इट, उसने कहा, ये ऐसा नहीं है कि मैं कभी स्पोर्ट्स में अच्छा रहा हूँ। मैं बस बचे हुए पैसों से एक बिजनेस शुरू करूंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम बस मार्शल आर्ट सीखने पर फोकस करो। डायरेक्टर किम अभी भी ओवरवेल्म्ड ने यूनान को बताया कि वो अपना बेस्ट करेगा लेकिन उसे चिंता थी कि क्योंकि वो बूढ़ा है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। यूनह्यान ने उसे इनकरेज किया, उसे खुद पर बिलीफ रखने को कहा। एक छोटी सी मुस्कान के साथ डायरेक्टर किम ने उसे धन्यवाद दिया। 7 महीने बाद डीमन स्लेइंग सेक्ट में एक कंपटीशन हो रहा था। एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ कंफ्यूज्ड होकर देख रहा था। उसने अपनी कुर्सी की आर्म को इतनी कसकर पकड़ा कि लकड़ी स्प्लिंटर हो गई और उसने बुदबुदाया, क्या, किस तरह का आउटसाइडर कहाँ
कहां से आया? आदमी गुर्राया, अपने डिसाइपल्स के हारे हुए बॉडीज को देखते हुए। हैज डिफीटेड ऑल माय बिलव्ड डिसाइपल्स? डीमन स्लेइंग सेक्ट में अप्रोर था। एक मार्शल आर्ट को मास्टर करने के लिए किसी को उसका ट्रू मीनिंग समझना चाहिए और फिजिकली उससे अट्यून होना चाहिए। थर्ड रेट वॉरियर जो एक मार्शल आर्ट का मीनिंग समझता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ मर्ज करके सेकंड रेट बन सकता है। उससे आगे बढ़ने के लिए डबल से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट की जरूरत होती है। हालांकि कभी कभी एक्सेप्शनल टैलेंट वाले लोग दिखते हैं वे जो टिपिकल लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हंस सकते हैं और कई स्टेजेस को एक साथ स्पीड थ्रू कर सकते हैं। डीमन स्लेइंग सेक्ट सियाक्योंग सिटी का एक महान सेक्ट है जो ऐसे ही टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट से भरा है। हालांकि एक आउटसाइडर इस महान सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल्स को हराने आया है। सिर्फ 7 महीनों के भीतर डायरेक्टर किम एक फर्स्ट रेट वॉरियर बन गया है जिसने डीमन स्लेइंग सेक्ट की एब्सोल्यूट ड्रैगन सेबर टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। सेक्ट एल्डर्स अस्टोनिश्ड और आउटरेज थे। उनमें से एक ने फ्यूम किया कि सिर्फ आधे साल के सीखने से फर्स्ट रेट तक पहुंचना अनहर्ड ऑफ है, एक स्टेज जो आमतौर पर कई स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट के कोलैबोरेटिव एफर्ट से ही हासिल होता है। उसने ग्रम्बल किया कि उसके ऊपर वो उनके सेक्ट में सीखने वाला एक आउटसाइडर है। दूसरों को ऐसा लगेगा कि उनकी पूरी ट्रेडिशन इस एक आदमी के सामने झुक गई है। इसे अभी पकड़ो, वो गर्जा, क्योंकि एक आउटसाइडर ने सिर्फ 7 महीनों में सेक्ट एल्डर के लायक स्किल्स हासिल कर ली थी। पूरा सेक्ट अब केओस में था। इस टर्मोइल के बीच डायरेक्टर किम को उसके क्वार्टर्स में इम्प्रिजन कर दिया गया। उस पर दूसरे सेक्ट का स्पाई होने का सस्पेशन था। यून हियान, जिसे भी मार्केट में रहते हुए अरेस्ट कर लिया गया था, फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर रगड़ता है। मुझे नहीं पता कि मुझे भी सस्पेक्ट क्यों माना गया जब मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, उसने कहा। फिर उसने डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या उसे चिंता नहीं है। किस बात की चिंता? किम ने जवाब दिया, अभी भी अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप का अभ्यास कर रहा था। देम सस्पेक्टिंग यू एज अ स्पाई, यूनियन ने कहा। उसने उसे याद दिलाया कि मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में वे आमतौर पर एक स्पाई के चाय कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या यहाँ तक कि उनके चाय फ्लो को काट देते हैं। डायरेक्टर किम ने अपना अभ्यास रोक दिया। दैट्स ट्रू, उसने कहा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। एक चेयरफुल स्माइल के साथ डायरेक्टर किम ने कहा कि उसे लगता है कि वो अपनी ट्रेनिंग में नेक्स्ट वॉल के करीब पहुंच रहा है। उसे लगता है कि अगर वो इसे क्रॉस कर सकता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में एडवांस कर सकता है। यून एस्टोनिश था। व्हाट अ मॉन्स्टर, उसने सोचा। उसे फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट बने ज्यादा देर नहीं हुई थी और अब वो पहले से ही नेक्स्ट स्टेज के करीब था। उसे पता था कि फर्स्ट रेट के बाद मार्शल पीक आता है। वो ज्यादातर सेक्ट लीडर्स और एल्डर्स का लेवल है और उन्हें योंगियो में एब्सोल्यूट मास्टर्स के रूप में जाना जाता है। पूरे नेशन में उनमें से सिर्फ लगभग 1000 हैं। उससे परे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड किसी और स्टेज का मेंशन नहीं करता। तो मार्शल पीक जरूरी तौर पर फाइनल स्टेज है जिसे कोई हासिल कर सकता है। यून हियान को एहसास हुआ कि उसके असम्पशंस गलत थे। एट दिस रेट, उसने एक ग्रिन के साथ सोचा, द बर्थ ऑफ द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड विल बी स्पेड अप बाय 40 years, नॉट 30। 7 दिन बाद डायरेक्टर किम मेडिटेशन कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड उसके सामने रखी थी। वो 3 ग्लोइंग ब्लू लोटस फ्लावर्स से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने ब्लू एनर्जी की एक सांस छोड़ी, यून हियान ने उसे फ्लावर ऑफ क्यूआई के रूप में पहचाना, जो सिर्फ पीक मार्शल आर्टिस्ट को ही दिखता है। 3 फ्लावर्स समिट पर इकट्ठा होते हैं, मास्टरी का एक श्योर साइन। आई हैव क्रॉस्ड द बैरियर, डायरेक्टर किम ने खड़े होकर अनाउंस किया। I'm not so scared of the demon slaying sect leader anymore. यून हियान astounded था, जबकि उसने कहा, Your talent far exceeds my imagination. I'm also impressed by myself. किम ने जवाब दिया। एक प्राउड स्माइल उसके चेहरे पर थी। उसे कभी नहीं पता था कि उसके पास ऐसा टैलेंट था। शायद इसलिए वो बचपन में हमेशा मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पसंद करता था। अचानक वॉरियर्स का एक ग्रुप कमरे में घुस आया। एक एल्डर ने एक स्क्रोल से पढ़ा, अनाउंस करते हुए कि उसके पास सेक्ट लीडर से ऑर्डर्स हैं कि उस स्पाई के चिक कोर को डिस्ट्रॉय कर दें जिसने उनकी मार्शल आर्ट्स चुराने की हिम्मत की थी। डायरेक्टर किम बस मुस्कुराया। यूनान ने अपने हाथ ऊपर उठाए, इंसिस्ट करते हुए कि वो स्पाई नहीं है, लेकिन उसे चेहरे पर एक ब्लो से जल्दी ही काट दिया गया। एल्डर ने उसे चुप करा दिया, उन पर कोड लाइक लैंग्वेज में बोलने का आरोप लगाया और अपने आदमियों को उन्हें रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर दिया। एक गार्ड डायरेक्टर किम को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन उसकी स्वॉर्ड के एक स्विफ्ट स्लैश से किम ने आदमी का हाथ काट दिया। जैसे ही गार्ड दर्द से चिल्लाया, डायरेक्टर किम ने कामली कहा कि ये उसका पहला सेक्ट था। एक और गार्ड एनरेज्ड होकर आगे बढ़ा, लेकिन डायरेक्टर किम ने अपनी न्यू फाउंड मास्टरी के साथ ब्लोज की फ्लरी में उन सभी को आसानी से डिस्पैच कर दिया। बचे हुए गार्ड्स अपने कॉमरेड्स को इतनी आसानी से हारते हुए देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वे एक पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट का सामना कर रहे हैं। पैनिक में वे भाग गए। उनमें से एक सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करने के लिए चिल्ला रहा था। जैसे ही उनमें से आखिरी भाग गए, डायरेक्टर किम यूनहियान की ओर मुड़ा। उसने उसे बताया कि उसका इरादा दूसरे सेक्ट्स का विजिट करने और अपनी ट्रेनिंग जारी रखने का है। फिर पूछा कि यूनियन क्या करेगा। यूनान ने कहा कि वो उसके साथ जाएगा। उसकी आंखों में एक मिस्चीवस ग्लिंट के साथ उसने सजेस्ट किया कि वे अक्लेम्ड अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाएं।
डायरेक्टर किम हंसा और मान गया, उसे आगे बढ़ने को कहा और कहा कि वे वहां मिलेंगे। उसने फिर कहा कि वो डीमन स्लेइंग सेक्ट एल्डर्स और लीडर के परस्यूट को खत्म करेगा। बाद में डायरेक्टर किम एक माउंटेन टॉप पर खड़ा था, उसकी सॉर्ड खून से सनी हुई थी। उसने यून हियान को नीचे देखा जो अभी अभी पहुंचा था और हंसते हुए पूछा, व्हाट टुक हिम सो लॉन्ग? सांस फूलते हुए यूनियन फाइनली माउंटेन के टॉप पर पहुंचा। यूर जस्ट टू फास्ट डायरेक्टर, उसने हंसते हुए कहा। यून हियान ने सोचा कि किम जो पहले उसकी वायलेंस को बुलाता था अब खुद उसे एम्ब्रेस कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया उन्हें बदल देती है। It would be great, उसने सोचा, if they could return not to this martial arts world, but to their everyday lives on Earth. If he were to regress, he'd wish he could just return to Earth, but it can't be helped. Now that they're here, they have to do what they can. डीमन स्लेइंग सेक्ट द्वारा बिट्रे किए जाने के बाद डायरेक्टर किम ने ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड पर कब्जा कर लिया। उसके 2 साल बाद डायरेक्टर किम ने योंग्यो के हर रीजन का टूर किया, वेरियस सेक्ट्स को हराते हुए। अपने तीसरे साल में वो फाइनली हर सेक्ट के एम्बलम्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा। वो हेवेंस के तहत सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट के रूप में जाना जाने लगा और उसने उस फेम का इस्तेमाल सेक्ट्स को यूनाइट करने, मार्शल अलायंस बनाने में किया। 7 साल बाद डायरेक्टर किम और यूनान भाई बहनों की तरह करीब थे, अपनी उम्र के गैप को इग्नोर करते हुए। डायरेक्टर किम ने यूनियन के लिए विशेष रूप से एक मार्शल आर्ट बनाई। उसे एक बुक देते हुए उसने कहा, दिस इज द सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड। आई नेम्ड इट दैट हॉपिंग यूड इनहेरिट इट्स मीनिंग ऑफ अ विल दैट वुड इवन कट डाउन माउंटेन्स। इफ यू मास्टर द सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड, आई नो यू बी एबल टू रीच मार्शल पीक। यून हियान को एहसास हुआ कि ये एक ट्रू फर्स्ट रेट मार्शल आर्ट है, किसी भी सेकंड या थर्ड रेट टेक्निक से पूरी तरह से डिफरेंट। हालांकि अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसकी अपनी लैक ऑफ टैलेंट थी। डायरेक्टर किम की पेशेंट 1-on-1 ट्रेनिंग के बावजूद वो लगातार हिट होता और गिरता रहा। एक पर्टिकुलरली हार्ड हिट के बाद डायरेक्टर किम ने उसे बताया कि उसमें वाकई कोई टैलेंट नहीं है। यूनियंस का टैलेंट उसने रिफ्लेक्ट किया एब्सोल्युटली टेरेबल था। हेवेंस में सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट के उसके लिए एक मार्शल आर्ट बनाने और उसे 1-on-1 सिखाने के बावजूद वो पूरे साल के बाद मुश्किल से थर्ड रेट तक पहुंचा। आई गेस इट कांट बी हेल्प्ड, उसने सोचा अपनी स्लो पेनफुल प्रोग्रेस को याद करते हुए। बट एटलीस्ट ही हैज सम टैलेंट इन मेडिसिन। पीपल आर टैलेंटेड इन डिफरेंट एरियाज, उसने सोचा अपने खुद के पाथ को एक्सेप्ट करते हुए। उसने मेडिसिन में अपनी स्टडीज जारी रखी जबकि डायरेक्टर किम की जर्नी को सपोर्ट करता रहा। एक दिन 10 साल बाद उसने उसे देखा। डायरेक्टर किम अब सफेद बालों वाला एक वाइज्ड ओल्ड मैन मेडिटेशन कर रहा था, स्वर्लिंग ब्लू एनर्जी के ऑर्ब से घिरा हुआ था। यूनियन ने ओवे में देखा जैसे ही किम ने एक लेवल हासिल किया जिसके बारे में उसने सिर्फ लेजेंड्स में सुना था। 5 एनर्जीज ओरिजिन में कन्वर्ज हुई और डायरेक्टर किम, उसका शरीर अब पावर से सूज्ड हो गया था, मॉर्टल कॉइल को ट्रांसेंड कर गया। जैसे ही किम अपनी पावर के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा, उसका शरीर हवा में फ्लोट करने लगा, गोल्डन एनर्जी से रेडिएट करते हुए। एक शॉकवेव ने कमरे को हिला दिया और यून हियान डिसबिलीफ में घूरता रहा। जैसे ही किम का एज्ड बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ, उसने एस्टोनिश्ड होकर देखा जैसे ही बूढ़ा आदमी डीज हुआ फिर से यंग और पावरफुल बन गया। उसने यंगर मैन को योंग ह्यून के रूप में पहचाना, वही डायरेक्टर किम जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी से जानता था। उसे पता था कि उसने अभी अभी स्केलेटल रिस्ट्रक्चरिंग नामक एक फिनोमेनन देखा है। व्हाट इज यू सो सरप्राइज्ड? युवा मस्कुलर किम ने पूछा।